Good morning to all of you. I'm Swati Vijay Kulkarkar and I'm going to teach you math subject. ठीक है, अभी हम लोग 11th का मैथ्स लेने वाले हैं. सो आपको बेसिकली आइडिया होंगी कि मैथ्स में सेक्शन 1, सेक्शन 2 या फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब चीज़ें आती है. इस तरह से मैथ्स डिवाइड किया जाता है. पर आपका जो मैथ्स पैटर्न दिया हुआ है उसमें सिर्फ 16 चैप्टर्स दिए हुए हैं और कोई सेक्शन डिवाइड नहीं किया हुआ है. ठीक है, सो हम लोग हमारा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सिलेबस के ऊपर एक ध्यान देते हैं. ठीक है, सिलेबस के बारे में आप थोड़ा जान लो. अभी आपके सिलेबस में आपको 16 चैप्टर्स दिए हुए. उसमें से पहला चैप्टर है आपका सेट्स. सेट का मतलब क्या होता है? आपको एक नाम पहचाना हुआ लगेगा. आपके घर में एक आपको बोला जाता है या फिर आपको पता होगा कि इस चीज का सेट लगाओ, फिर इस चीज का सेट लगाओ. सेट मीन्स नथिंग बट द ग्रुप्स. ठीक है, तो यही ग्रुप के बारे में आपको ये वाले चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा. लेकिन ग्रुप्स में भी कैसे ग्रुप्स? नल ग्रुप्स, वॉइड ग्रुप्स, फाइनाइट ग्रुप्स, इनफाइनाइट ग्रुप्स, देन अगेन सिमिलर ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स. ये सब चीज़ें डिटेल में आपको ये चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगी. ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस. ठीक है, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसमें आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस सुनो मतलब समझने को मिलेंगे. लेकिन रिलेशंस का मतलब क्या होता है? आपके डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस आपके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए. इन सब चीज़ों को हम लोग रिलेशंस के एक डेफिनेशन में रखते हैं या फिर एक कैटेगरी में रखते हैं. लेकिन ये जो रिलेशंस हैं ये सब रिलेशंस हम लोगों के लिए मैथ्स के भी टर्म में आते हैं. और वो मैथ्स के टर्म के जो रिलेशंस होते हैं उसको हम लोग ये वाले चैप्टर में एलैबोरेट करेंगे. ठीक है, लेकिन जब दो रिलेशंस या फिर दो सेट्स ऑफ रिलेशंस जब एक साथ आते हैं तो वो एक चीज़ ये करते हैं, वो एक चीज़ डिस्क्राइब करते हैं या फिर एक बेसिक आइडेंटिटी डिस्क्राइब करते हैं और उस आइडेंटिटी को बोला जाता है फंक्शन. ठीक है, सो ये सब चीज़ें क्या है हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, डिफरेंट फिर उसका यूज कहाँ पे होता है ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन थर्ड चैप्टर इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 10th में आप पढ़े हो, बेसिक पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे आपको एडवांसेस पढ़ने को मिलेगा. एडवांसेस इतना भी नहीं लेकिन समवॉट उससे एक स्टेज ऊपर. सो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि कॉस साइन एक्चुअली कैसे डिराइव होता है या फिर विद हेल्प ऑफ एंगल आप उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो. वो सब चीज़ें हम लोगों को ये चैप्टर में समझने को मिलेगी. ठीक है, देन द फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब ये टर्म थोड़ी डिफरेंट है, समझने में थोड़ा सा आपको टाइम जाएगा, लेकिन मैं इसको एक स्मॉल टर्म में आपको बता सकती हूँ कि जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है. तो सेम में आप जब पीछे आते हो तो क्या होता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. ये हो गया आपका सिंपल टर्म. लेकिन जब हम लोगों एक वैल्यू को डिवाइड करना होता है सो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है या फिर उसको डिवाइड करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या आता है वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इट इज कॉल्ड एज बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, सो ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है या फिर क्या बोलते हैं उसको हार्ड भी चैप्टर नहीं है. आप अच्छे से समझ सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना है. हम लोग वो आगे पढ़ेंगे. ठीक है, द फिफ्थ वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है,
नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने बहुत तरीके के नंबर्स पढ़े होंगे, रियल नंबर, देन ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारे नंबर्स, लेकिन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा। आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब कोई टर्म समझने में थोड़ी ट्रिकी हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है इन मैथमेटिकल टर्म्स। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म दी रहेगी या फिर एक वैल्यू दी रहेगी जो थोड़ी सी ट्रिकी रहेगी और आपको वो एलाबरेट करना है, ठीक है। द सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो वेरी वेल आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब चीजें हम लोग फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज लीनियर इनइक्वालिटीज। What is meaning of inequalities? Inequalities means have any similar things between two terms. Okay, जो different होते हैं, हम लोगों को ये सब terms मैथमेटिकल टर्म में पढ़ना है, और वो भी लीनियर वे। अभी लीनियर वे मतलब किस तरीके से पढ़ना है? जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। आई हैव समथिंग बट नॉट एज मच एज यू हैव। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास कुछ है लेकिन इतना भी नहीं है जितना आपके पास है। सो हम लोग क्या बोलेंगे? इन डायरेक्ट वर्ड आप क्या बोलोगे? आई हैव समथिंग विच इज लेस देन द अदर वर्ड। सही है, मतलब मेरे पास जो है वो आपसे कम है, सिंपल। सो यही सब टर्म आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगी। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर एंड इक्वल, स्मॉलर एंड इक्वल, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे इन लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ेंगे, ठीक है। देन दी नेक्स्ट वन इज permutation and combination. Permutation and combination क्या होता है? permutation में आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे permutation मीन्स एक फॉर्मल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू आने के पहले जो एक टर्म होती है उसको बोला जाता है प्रीमिटेशन। लाइक मैं आपको अगर बोलती हूँ कि एक वर्ड है मेरे पास या फिर एक वैल्यू है मेरे पास, आपको उसको डिवाइड करना है इक्वली इन 4 लोगों में या फिर 5 लोगों में। सो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीमिट करना पड़ेगा। प्रीमिट करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा? एक वैल्यू को आपको इक्वली डिवाइड करना है। सो इट इज कॉल्ड द प्रीमिटेशन, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब तो आपको पता है। कॉम्बिनेशन मतलब कलेक्ट करना या फिर इक्वल करना और फिर उसका एक आंसर निकलना। सो हम लोग ये सब चीजें भी यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज प्रीमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, अब बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके का होता है? जैसे आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 16 है। तो सेम वे जब हम लोग स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट तक के जाते हैं तो हम लोग उसके आंसर सही से निकाल पाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द हायर नंबर? जैसे मैंने आपको बोला कि 2 raised to power 6, मतलब आपको 6 का अगर कोई रूट निकालना है दिस वे, क्या आप इसका आंसर ढंग से निकाल पाओगे? या फिर ये भी जानेंगे, मैंने अगर आपको बोला इसका आप मुझे आंसर निकाल के दो, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है ना। सो ये जब चीज़ें डिफिकल्ट चीज़ें आती है या फिर थोड़ी सी ट्रिकी आती है, सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम दिया जाता है, उसको बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम। सो हम लोग ये हायर पावर किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं या फिर किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। ये हो गया आपका बाइनोमियल थ्योरम। द नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस एंड सीरीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज? ये तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। सीक्वेंस मीन्स
in from smaller to higher or higher to smaller or equal number. These are all called the sequence but in proper manner. ठीक है. The series का मतलब क्या होता है? Series का मतलब होता है जिसमें हर टर्म में इक्वल टर्म ऐड की जाए. जैसे 2, 4, 6. इसमें क्या हुआ है? 2 के पास एडिंग ओनली 0. देन 2 के साथ 2 ऐड किया हुआ है. देन 4 के साथ अगेन 2 ऐड किया है. इक्वल टर्म ऐड की गई है. सो इसी तरीके की जो सीरीज होते हैं, जैसे अरिथमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिकल सीरीज है, ऐसे और भी सीरीज है, वो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन. नाउ स्ट्रेट लाइन्स. स्ट्रेट लाइन आपको पता ही है, लाइन स्ट्रेट होती है, लिनियर होती है, सॉरी ट्रांसवर्स होती है, हॉरिजॉन्टल होती है. तो सेम वे स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में आप हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कॉस किस तरह से आता है, स्लोप के हिसाब से आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, आपका आंसर किस तरीके से आता है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन ये चैप्टर में दी हुई है. ठीक है. सो हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ाऊंगी. देन दी 11th इज कोनिक सेक्शन. आपको पता ही होगा पैराबोला, देन हाइपरबोला. सही है. ये सब चीजें इलिप्स, ये सब चीजें आपने पढ़े हो इसके पहले भी ज्योमेट्री में. ठीक है. सो सेम चीज यहाँ पे भी आएगी. ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा आपको, कोनिक सेक्शन को डिवाइड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एंगल आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ये सब चीजें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. मतलब इलिप्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, हाइपरबोला कैसे सॉल्व कर सकते हो, पैराबोला कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो सब चीजें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. देन दी नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू 3D. इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री. 3D ज्योमेट्री मीन्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा दिस वे. ठीक है. इस तरीके के टर्म्स आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी. सो 3D में आपको पढ़ने को मिलेगा इंक्लूडिंग दी जेड. हम लोग अभी तक जो भी पढ़ते हैं वो 3D नहीं होता, वो 2D होता है, लाइक एक्स एंड वाई ओनली. लेकिन यहाँ पे आपको विद हेल्प ऑफ जेड एक्सिस आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स पढ़ाए जाएंगे और आपको उसका क्लियर आइडिया भी दिया जाएगा कि किस तरह से 3D प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, फिर 3D ज्योमेट्री सॉल्व किए जाते हैं. ठीक है. 13th वन प्रॉब्लम है लिमिट्स एंड डेरिवेशन. लिमिट्स. कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज को हम लोग जब डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसको अगर एक्चुअल वैल्यू अगर उसकी निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक लिमिट तक मतलब बाइंड करके रखते हैं. सो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या फिर कॉम्प्लेक्स टर्म को अगर हमें एक्चुअल वैल्यू देना है या फिर उसकी रियल वैल्यू हम लोगों को पता करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक लिमिट के दायरे में रख के सॉल्व करते हैं. सो सेम चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है. एंड डेरिवेशन या फिर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स मीन्स एक ही टर्म को जब हायर टर्म होती है सो उसका एक्चुअल वैल्यू हम लोग समझ नहीं पाते, सो उसको एक स्मॉल और एक्चुअल टर्म में हम लोग जब लाते हैं तो उसको बोला जाता है कि डेरिवेटिव करना या फिर उसको स्मॉल करना. ठीक है. सो ये दोनों चीजें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. देन द 14th वन इज मैथमेटिकल रीजनिंग. मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे रीजनिंग आपको पता ही है कि आपको एक टर्म होती है उसको आपको दूसरे से रिलेट करना होता है या फिर आपको दो टर्म्स रिलेट करके आपको फाइनल आंसर बताना होता है. ये जो सब चीज़ें हैं वो मैथमेटिकल रीजनिंग में आती है. आपका दिमाग उस टाइम पे क्या थिंक करता है या फिर क्या उसको डिस्क्राइब कर सकता है, वो सब ये वाले टर्म में आता है. ठीक है. सो हम लोग ये भी चैप्टर में पढ़ेंगे. डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज 15th इज स्टैटिस्टिक्स.
स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि आपको मीन, एवरेज या फिर डेविएशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में आती है। सो ये एक साइड में मैं आपको समझा के नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग हर टर्म को या फिर हर डेफिनेशन को अच्छे से डिस्क्राइब करके या फिर अच्छे से समझ पाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। देन द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट दी, आपको कुछ टर्म्स दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि एक टर्म को आप कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक होता है ना कि हम लोग एकदम सीधे सीधे चलते हैं कि 1 and 1 2, then 2 and 2 4। सो आपको बस यहाँ पे थोड़ा ट्रिक की वैसे बताया जाएगा कि आपको उसको डिवाइड कैसे करना है, या फिर आप उसको किस तरीके से इक्वली डिवाइड कर सकते हो। वो सब चीज़ें हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी भी नहीं है। एक बार जब आप उसके दिमाग में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे अभी ये सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू। हम लोग कल चैप्टर वाइज इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।